पूरे भारत में शिक्षकों का संकट पनप रहा है। शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब से लेकर छत्तीसगढ़ तक और उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिण भारत तक कई राज्यों में शिक्षकों की हड़ताल हो रही है, आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन देश को इसकी फिक्र नहीं है क्योंकि देश कुछ और में मशगूल है। क्या उत्तर प्रदेश में एमपी के व्यापम घोटाले से बड़ा कोई घोटाला हुआ है? क्या उत्तर प्रदेश के शिक्षक भर्ती घोटाले पर देश को जितनी नजर रखनी चाहिए उतनी नजर उसने रखी? आज मैं आपसे भी एक लिटमस टेस्ट लेते हुए एक बहुत जरूरी पहलू लेकर आया हूं कि कलम और किताब की, अपने बच्चों के शिक्षा की और देश की बुनियाद शैक्षणिक संस्थानों की आपको कितनी फिक्र है। इसलिए आखिर तक इस रिपोर्ट को जरूर देखें। छत्तीसगढ़ में एक अभ्यर्थी लगभग 5 साल तक शिक्षक बनने के लिए पढ़ाई करती हैं, मेहनत करती हैं, ट्यूशन पढ़ाकर अपने पढ़ाई की फीस देती हैं और जब वो दिन आता है कि वो अपनी शिक्षक भर्ती में कामयाब होती हैं तो केवल 15 महीने वो अपनी नौकरी कर पाती हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार एक फरमान ले आती है और 3000 शिक्षकों को उनके नौकरी से बेदखल कर देती है। नियम, कायदे, कानून, पेचीदगियां ऐसी कि जिसमें लोगों की नौकरी ही चली जाए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लगातार आंदोलन हो रहा है, लेकिन बीजेपी की सरकार को इसका फर्क नहीं पड़ रहा। पंजाब में शिक्षक भर्ती के लिए ऐसे ही कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी कोई बात नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, कहीं वेतन भत्ते को लेकर, कहीं अपनी नौकरी को परमानेंट करके। तमिलनाडु से लेकर के आंध्र प्रदेश तक शिक्षकों के आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन इस देश में इस पर कोई बहस नहीं हो रही। और सबसे अव्वल है इन सब में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जिसकी पूरी सरकार एकमात्र काम को अपने पॉलिटिकल एजेंडे और माइलेज के तहत दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचने के रास्ते के लिए धर्म के नाम पर जितना हल्ला मचा रही है, उसे शिक्षक भर्ती के लिए कोई फिक्र नहीं है। आपको आश्चर्य होना चाहिए यह बात जान करके कि उत्तर प्रदेश में साल 2018 के बाद शिक्षक भर्ती कोई आई ही नहीं। टेट, पेट और बीएड, बीटीसी किए हुए अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे, डिप्रेशन का शिकार हो रहे, अपराध की तरफ जा रहे, लेकिन सरकार विज्ञापन नहीं ला रही और आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ही लाखों पद खाली हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपया सैलरी दे रही है, उनकी सैलरी नहीं बढ़ा रही, जबकि पिछली सरकार ने उन्हें परमानेंट कर दिया था। आशा वर्कर को वो सैलरी नहीं दे पा रहे, उनके काम का सम्मान नहीं कर पा रहे, और जब सदन में आंकड़ा बताना होता है तो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री इन तमाम अस्थायी पदों को शिक्षक भर्ती से जोड़कर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की संख्या की कमी नहीं है। यह मजाक आपके साथ हो रहा है। यह वही उत्तर प्रदेश है जहां हजारों स्कूल बंद करने के बाद 27,000 स्कूल बंद करने का फरमान आता है। यह वही उत्तर प्रदेश है जिसने 10 साल में शिक्षा का बजट घटा दिया है। यह वही उत्तर प्रदेश है जिसने 2018 के बाद कोई शिक्षक भर्ती नहीं लाई। लेकिन एक रिपोर्ट बताती है कि व्यापम से बड़ा घोटाला 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला था। द प्रिंट में नूतन शर्मा की 21 फरवरी 2025 की रिपोर्ट इन तमाम देश भर के आंदोलनों को, शिक्षक आंदोलनों को कवर कर रही है। इस रिपोर्ट को आपको जरूर देखना चाहिए। पूरे भारत में शिक्षकों का संकट पनप रहा है, छत्तीसगढ़ से लेकर उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु तक।
सब टाइटल इसका है कि भर्ती घोटाले, नई योग्यता परीक्षाएं, तदर्थवाद और कम वेतन। भारत के स्कूली शिक्षक सड़कों पर, अदालतों में और यहां तक कि ऑनलाइन भी लड़ रहे हैं। आपको पता है कि शिक्षकों के आंदोलनों को टीवी मीडिया नहीं दिखाते। मैं जब दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हुआ करता था, असिस्टेंट प्रोफेसर, एडहॉक बेसिस पर, तो हमने डूटा के जाने कितने प्रोटेस्ट किए। दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन लड़ती थी, कभी आप सैलरी घटा देते हैं, कभी नौकरी ही खत्म कर देते हैं। वहां फेलोशिप बंद हो रही है। आपको पता है, एक आंकड़ा आया था जिस आंकड़े को आपको साझा करना चाहिए कि पिछले 10 साल में केंद्र की मोदी सरकार ने देश के दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को, आदिवासियों को मिलने वाली फेलोशिप या तो बंद कर दी, या उनके बजट घटा दिए, या वो इर्रेगुलर हो गई है, साल में 2-4 बार आती हैं। 8 महीने बाद 2 महीने की फेलोशिप आएगी, क्योंकि सरकार के पास फेलोशिप देकर आपकी नई पीढ़ी के बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। किसी और काम में मोक्ष दिलाने के नाम पर, मजहब के नाम पर, फसाद करने के नाम पर, हथियार खरीदने के लिए, अपने उद्योगपति दोस्तों का कर्जा माफ करने के लिए पैसा है, लेकिन फेलोशिप देने के लिए पैसा नहीं है। क्या आपको पता है, राष्ट्रीय ओबीसी फेलोशिप जो मिलती थी वो बंद हो चुकी है। मौलाना आजाद फेलोशिप बंद होने के कगार पर है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को मिलने वाली फेलोशिप इर्रेगुलर है, और जेआरएफ नेट जैसी सीएसआईआर की फेलोशिप इतनी इर्रेगुलर है कि साल में 2-4 बार आ जाए तो आप खुशकिस्मत हैं। ऐसे वक्त में हम जरा उस रिपोर्ट पर लौटना चाहते हैं जो यह कह रही है कि उत्तर प्रदेश में व्यापम घोटाले से बड़ा घोटाला 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला था। और इस रिपोर्ट के लिए मैं सबसे अच्छा आधार बनाता हूं जिस ओबीसी कमीशन, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का ढिंढोरा पीटती है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार। इस देश के ओबीसी को यह समझाने के लिए कि ओबीसी के साथ सबसे ज्यादा न्याय एक कथित तौर पर ओबीसी प्रधानमंत्री के रहते हुआ है। यह वही प्रधानमंत्री है जिसने 10 साल में मंडल कमीशन का नाम नहीं लिया। यह वही प्रधानमंत्री है जो जाति जनगणना के विरोधी है। यह वही प्रधानमंत्री है जो ओबीसी को न्याय दिलाने की प्राथमिक शर्त है जाति जनगणना, और जाति जनगणना न करानी पड़े इसलिए वो जनगणना ही नहीं करा रहे। ये वही ओबीसी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ढिढोरा पीटा कि हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। अब मैं उसी की हकीकत दिखाता हूं और इसके जरिए यह साबित करने की कोशिश करता हूं कि क्या वाकई यूपी का सबसे बड़ा व्यापम घोटाला है ये रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की लंबे समय से प्रतीक्षित भर्ती प्रक्रिया का उद्देश्य स्थिर सरकारी नौकरियां प्रदान करना था, लेकिन इसके बजाय इसने 6 साल तक विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया। सबसे पहले 2019 की परीक्षा में पेपर लीक होने के आरोप लगे, फिर परिणाम घोषित होने के बाद कथित आरक्षण घोटाले को लेकर हंगामा हुआ। शिक्षकों ने मार्च निकाला, भूख हड़ताल की और लाठीचार्ज का सामना किया। उन्होंने सरकारी दफ्तरों के बाहर डेरा डाला, उप मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक के घरों के सामने प्रदर्शन किया और अपनी लड़ाई को अदालत तक ले गए। आंदोलनकारी युवाओं का दावा है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लिए आरक्षित 18,500 सीटों में केवल 2,637 सीटें ही ढंग से आवंटित की गई, बाकी सवर्ण तबकों को दे दी गई। अब आपको यह लगेगा कि रिपोर्ट के आधार पर हम कह रहे हैं। आइए उस आयोग का पत्र ही आपसे साझा करता हूं जिसका ढिढोरा देश में बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी के कल्याण के लिए बनाए हुए हैं। ये पहली चिट्ठी देखिए, 14 अगस्त 2020 को भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये चिट्ठी लिख करके उन लोगों को तलब करता है जो 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आरोप लगा है कि यहां भर्ती में घोटाला हुआ है। और उसके बाद ये आयोग अपनी एक अंतरिम रिपोर्ट जारी करता है जिसे आप अपनी स्क्रीन पर गौर से देखिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, माननीय उपाध्यक्ष कार्यालय, फाइल संख्या NCBC/07/10/10/2020, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 69,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण में अनियमितता होने संबंधी प्राप्त हो रही अत्यधिक मात्रा में शिकायतों के संबंध में माननीय उपाध्यक्ष अमुक अमुक ने शिकायतों का संक्षिप्त विवरण दिया है।
उक्त प्रकरण में शिकायतकर्ताओं द्वारा अवगत कराया गया कि शासनादेश संख्या 2056/68-4-2018 शिक्षा अनुभाग 4 दिनांक 1/12/2018 द्वारा निर्गत निर्देश के अनुपालन में सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया 2019 हुई। 69,000 भर्ती पर हुआ। और आगे देखिए उससे लिखित तथ्य क्या देती है। शिकायतकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश राज्य में 69,000 शिक्षकों के चयन में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने फिर उसका विवरण दिया उन्होंने आगे, और अपनी शिकायतों के तथ्य और निष्कर्ष दिए हैं, जिसे मैं आपको सुनाना चाहता हूं। तथ्य और निष्कर्ष संख्या 1, शिकायतों के निस्तारण के संबंध में शिकायतकर्ताओं द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि आरक्षण लागू करना एवं आरक्षण के लाभार्थियों के संबंध में अनियमितता बरतना दो अलग अलग पहलू हैं। शिकायतकर्ताओं द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि आरक्षण के उपर्युक्त लाभार्थी अनियमितताओं के चलते हुए लाभ से वंचित किए गए हैं, जबकि माननीय न्यायालयों में लंबित याचिकाएं आरक्षण से संबंधित नीतिगत और कानूनी पहलुओं पर विचारमान, यानी उस पहलू को आधार बनाकर इनकी सुनवाई नहीं होती थी। अगला निष्कर्ष, शिकायतकर्ता पिछड़े वर्ग समुदाय के बड़ी संख्या में हैं, सामाजिक रूप से साधन संपन्न नहीं है, साधनहीन है तथा संबंधित सक्षम न्यायालय में जाने में सक्षम नहीं है। उसके बाद उन्हीं बातों का विवरण दिया गया है। अब इसका पॉइंट संख्या 5 देखिए। एनसीबीसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का लेटर आपको साझा कर रहा हूं। अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए निर्धारित कुल पदों में से यानी 34,589 पदों में से विभाग द्वारा तैयार अंतिम सूची में क्रमांक 1 से 34,589 तक कुल सामान्य उम्मीदवारों की संख्या 19,805 बताई गई है। यही सारा खेल है, इसको गौर से सुनिएगा। व्यापम से बड़ा घोटाला क्या है। सूची के क्रम संख्या 1 से 34,589 तक अनारक्षित श्रेणी में चयनित होने वाले ओबीसी उम्मीदवारों की कुल संख्या 13,007 बताई गई है। हालांकि वास्तव में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार उच्चतम गुणांक के आधार पर क्रमांक नंबर 1 से 34,589 तक चुने गए कुल सामान्य उम्मीदवारों में 12,962 उम्मीदवार हैं और ओबीसी उम्मीदवारों की कुल संख्या जिन्हें अनारक्षित श्रेणी में मेरिट में दिखाया गया है 18,851 उम्मीदवार हैं। इसलिए 5,844 ओबीसी उम्मीदवारों का अंतर है जिन्हें मेरिट सूची में दिखाया जा सकता था लेकिन यह नहीं दिखाया गया। अनारक्षित उम्मीदवारों की सूची में आरक्षित उम्मीदवारों के ओवरलैपिंग को विभाग द्वारा गलत तरीके से लागू किया गया। आपको पता है यूआर मतलब अनरिजर्व्ड होता है। मान लीजिए एक पोस्ट पर अगर 100 वैकेंसी हैं और 40 पद यूआर है तो 40 में मेरिट आएगी 40 नंबर तक, और 40 नंबर की पायदान भरने तक जो भी एससी एसटी ओबीसी और यूआर कैटेगरी के लोग होंगे वो सब यूआर में जाएंगे। ऐसा अगर नहीं हो तो ओबीसी की आबादी है 60%, आरक्षण 27%। अगर आप ओबीसी को केवल ओबीसी कैटेगरी में रखेंगे तो ओबीसी का सबसे बड़ा अन्याय हो रहा है और यही देश में कई जगह पर होता है। लेकिन ओबीसी मोक्ष पाने में मशगूल है, इसलिए अपने बच्चों के आरक्षण पाने की उसे फिक्र नहीं है। यह मेरी शिकायत है। अब एनसीबीसी का आगे देखिए। इसी तरह से दूसरा जो सूची जारी की गई जिसमें बताया गया कि 34,590 से 67,867 तक ओबीसी उम्मीदवारों की संख्या 18,598 है, जो मूलतः 12,754 ओबीसी उम्मीदवार हैं, जिसमें मूलतः 12,754 उम्मीदवार हैं। यानी इसमें कुल चयनित है 6,843, जो सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटों पर नियुक्ति दे दी गई। अब घोटाला समझ में आ रहा है। ओबीसी की सीटों पर यूआर यानी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को नौकरी दे दी। कौन कह रहा है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। इसके बाद इसका 10 नंबर देखना चाहिए। इसमें जो न्यायिक प्रक्रिया चल रही है उसके मुताबिक इन्होंने कहा कि अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ अंक था 67.11, 67.11, जबकि ओबीसी के लिए 66.73,
शेड्यूल कास्ट के लिए 61.01। उसके बाद का वाक्य है, राज्य का यह कथन फिर से भ्रामक है और चयन प्रक्रिया में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन में विसंगतियों को दर्शाता है। आरक्षण के अनुसार ओबीसी उम्मीदवारों की कुल संख्या 69,000 रिक्तियों की कुल सीटों का 27% होगी, यानी 18,598 सीटें ओबीसी उम्मीदवारों के लिए होंगी। लेकिन राज्य द्वारा दिए गए कट ऑफ प्रतिशत के आधार पर इस गणना के अनुसार कुल सीटें ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 2,637 हैं, यानी सबसे बड़ा लगभग 16,000 से ज्यादा सीटों पर ओबीसी के साथ अन्याय हुआ। और यह कौन कह रहा है? नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास। इसके पूरे पत्र को मैं सिलसिलेवार आपके सामने स्क्रीन पर रख दे रहा हूं और आपको मौका मिले तो पढ़िएगा। अब इसके बाद क्या हुआ? 2021 तक तो यूपी की योगी सरकार मानती नहीं थी कि कोई आरक्षण घोटाला हुआ। आंख में आंख डाल करके, गुस्से में आंख लाल करके मुख्यमंत्री बोल देते थे कोई घोटाला नहीं हुआ। चुनाव सामने आया, विद्यार्थी 2019 से आंदोलन कर रहे थे, लाठियां खा रहे थे, उनकी उलाहना सुन रहे थे, गालियां सुन रहे थे। 2021 में चुनाव के दबाव में सरकार मानती है कि हां घोटाला हुआ है, फिर माफी मांगे, कार्रवाई हुई किसी पर, कोई जेल गया क्या? यह कैसा घोटाला जिसके लिए कोई जेल ही नहीं गया? और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इससे 6800 लोगों को ज्वाइन कराएंगे। चुनाव आ गया, 6800 की सूची जारी हुई। उसके बाद पता है आपको, 6800 जो लोग जो सूची में आए थे वो अपना ज्वाइनिंग के लिए आंदोलन करने गए। सरकार चुनाव जीत चुकी थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थे और बीजेपी सरकार ने फिर से लाठी बजवाई है। जब जब वो नौकरी मांगने गए तब तब उन्हें लाठी बजवाई, उसी पुलिस से जो पुलिस कांवड़ ढोने वालों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाती है। महाकुंभ में जो पुलिस और जो प्रशासन और सरकार महाकुंभ में फूलों की बारिश करती है, वो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के घोटाले के शिकार हुए शेड्यूल कास्ट और ओबीसी बच्चों के ऊपर लाठी बरसाती रही। इस वाक्य को बार बार दोहराइएगा। और जो 6800 विद्यार्थी सेलेक्ट हुए उनको भी नौकरी नहीं दी। और फिर यह मामला जब हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया, सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। आज सुप्रीम कोर्ट में वो मामला फंसा हुआ है और जो आंदोलनकारी थे वो खून के आंसू बहाते हैं, वो लाठियां सहते हैं, उन पर मुकदमे हुए, वो जेल में गए। उन्हें कभी सपाई कहा गया तो उन्हें कभी अपमानित किया गया। इसलिए देश का सबसे बड़ा घोटाला अगर कोई हुआ है तो उत्तर प्रदेश का 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला हुआ है। आपको याद होना चाहिए कि हरियाणा में शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था चंद हजार का, और ओम प्रकाश चौटाला का पूरा राजनीतिक करियर खत्म हो गया, जेल चले गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पर आज तक कोई जवाब क्यों नहीं देते कि आरक्षण घोटाला हुआ? यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कहता है। आज द प्रिंट की रिपोर्ट कहती है कि यूपी का व्यापम घोटाला है यह 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला। एक भी दोषी जेल में गया? एक भी दोषी पर कार्रवाई हुई? एक भी कोई इस्तीफा हुआ? और एक भी कोई उसका समाधान हुआ क्या? इस देश के दलितों, पिछड़ों को ऐसे मामलों पर आंख खोलकर देखना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि उनके बच्चों का भविष्य कैसे बर्बाद किया जा रहा है और शिक्षक भर्ती किस तरह से बर्बाद के कगार पर है। मेरे लिए यह नया नहीं है क्योंकि मैंने तो एक किताब लिख करके विस्तार में बता दिया, प्रोफेसर की डायरी। पूरे 1 साल वो टॉप रैंकिंग पर रही। फिर भी आपसे गुजारिश करता हूं, इसका लिंक आपको दे रहा हूं, घर बैठे इस किताब को पढ़िएगा और देखिएगा कि पूरे देश को बर्बाद करने के लिए पहले शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति 2020 से लेकर यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशन 2025 तक कभी मौका मिले और मोक्ष पाने का मन करे तो दोनों को पढ़िएगा। आरएसएस के लोगों को भर दिया गया है और समाजवादी पार्टी के मुखिया साफ तौर पर कह रहे हैं अगर ये देश सबका है तो सारे प्रोफेसर हर जाति के क्यों नहीं, कुलपति हर जाति के क्यों नहीं। जो ऊंची जाति के लोग हैं, ऊंची जाति के लोग हैं, उन्होंने हर यूनिवर्सिटी पे कब्जा कर लिया है। ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए थी मुझे, लेकिन मजबूरी है कि हमारा पत्रकार साथी बहुत होशियार है, इसलिए बोलना पड़ रहा है। जितने भी अपर कास्ट लोग हैं उन्होंने कभी भी बैकवर्ड, दलित, एससी एसटी के बच्चों को आगे नहीं आने दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो आरक्षण दिया भी था उस आरक्षण से खिलवाड़ कर रहे हैं। यूनिवर्सिटियों में पढ़ने नहीं दे रहे हैं, कॉलेजों में पढ़ने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस मुद्दे पर बहस नहीं करनी है।
और यह सवाल कहीं से सवर्ण विरोधी नहीं है, यह सवाल ओबीसी और एससी एसटी के हित में है, संविधान सम्मत है। ये देश अगर सबका है तो सबके शिक्षक क्यों नहीं? आरएसएस और बीजेपी ने शिक्षा की अहमियत को समझा है, इसलिए शैक्षणिक संस्थानों पर अपने लोगों को भर दिया है। कल उनकी सरकार नहीं भी रहेगी तो 30 साल तक उनका आदमी क्लासरूम में बैठकर सांप्रदायिक शिक्षा देगा, मजहब की शिक्षा देगा और आपके बच्चों को ऐसा तालीम देगा जैसे महाराष्ट्र में सिलेबस में ज्योतिष विज्ञान डाला जाएगा, कैंपस में कथा हवन होगा, एक धर्म के नाम पर सारा काम होगा और शिक्षा वैज्ञानिक चेतना वाली बात करना भूल चुकी होगी और शिक्षा महंगी हो चुकी होगी। विदेश के कैंपस यहां खुलेंगे, यहां के लोग विदेश पढ़ने जाएंगे, जिसकी जेब में पैसा होगा उसके बच्चे पढ़ेंगे और जिसकी जेब में पैसा नहीं होगा उसके बच्चे मोक्ष पाने की भीड़ में शामिल होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शिक्षा से बड़ा मुक्ति का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए सजग हों, कलम और किताब को हाथ में लीजिए और अगर ये वीडियो जरूरी लगे तो हर एक घर तक इसे पहुंचाइए ताकि वो लोग समझें कि एससी एसटी ओबीसी को न्याय कैसे मिलेगा, सम्मान कैसे मिलेगा और जिनके चेहरे दिखाने के कुछ और हैं, उनकी हकीकत असल में कुछ और है। अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और जरूरी विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।